अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 14 जिसमें हमने गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। और इस तीसरी एप्लीकेशन में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही डिटरमिन करेंगे, लेकिन अब की बार दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। इसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट की ज़रूरत है, तो अरेंजमेंट की हेडिंग आ गई हमारे पास। आप कंसिडर करें कि दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जिनकी लेंथ इनफाइनाइट है। अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और दूसरा जो है वो नेगेटिव प्लेट के साथ नेगेटिव चार्जेस के साथ दूसरी प्लेट मौजूद है, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेट्स हैं हम यूज्यूम करते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट जब लेंथ है तो एंड्स के ऊपर फ्रिंजिंग फील्ड जो है वो फॉर्म नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक था उसमें मैं आपको समझा चुका कि अगर आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं तो इस सूरत में अगर उनकी लेंथ फिक्स्ड है, इनफाइनाइट नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसके एंड से नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के एंड से नेगेटिव प्लेट के एंड की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यू कर्व होती हुई इंटर होती हैं, और इस एंड के ऊपर मौजूद इस फील्ड को हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। और ये जो फ्रिंजिंग फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि थ्रू आउट द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहे। इसके लिए फ्रिंजिंग फील्ड को अवॉइड करना होगा, और फ्रिंजिंग फील्ड को अवॉइड करना है तो उसके लिए जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो हमें इनफाइनाइट लेंथ कंसिडर करनी होगी इन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहे। और ये तो हम जानते हैं पहले से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जो चार्जेस हैं या जो प्लेट्स हैं, जो शीट है उसके नॉर्मल होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और पॉजिटिव चार्ज की ये प्लेट है तो इससे यूँ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो आप देखिए कि जो प्लेट है अपोजिटली चार्ज प्लेट्स दोनों के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है, एट नॉर्मल है टू दी प्लेट्स। स्टूडेंट्स बात हम आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए की। जैसे प्रीवियस लेक्चर पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हम जो फार्मूला है उसमें से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, बाद में जो गाउसियन सरफेस है उसमें से टोटल फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। दोनों फ्लक्सेस चूँकि इक्वल हैं तो फिर उनको लास्ट पे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई उसको कैलकुलेट करने के लिए आप स्टूडेंट्स एक पॉइंट पी जो है वो लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देंगे ई है और ये पॉइंट पी है, और यहाँ पे आपने गाउसियन सरफेस जो है वो कंसिडर करनी है। इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स आप कंसिडर करें जिसका के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ये हमारी अजम्पशन है, हमने सपोज कर लिया, कंसिडर कर लिया कि पॉइंट पी पे लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और वहाँ पे एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बॉक्स की फॉर्म में ले रहे हैं, और स्टूडेंट्स उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए से इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस बॉक्स की साइड्स जो और टॉप पे बॉटम पे लेफ़्ट राइट इन साइड्स के साथ कौन सा एंगल बना रही हैं वो एंगल्स हमने ले लेने हैं। उन एंगल्स की मदद से हमने इस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस से फ्लक्स जो है वो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम टोटल फ्लक्स जो है वो फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला गाउस लॉ का इस्तेमाल होगा। तो गाउस लॉ से डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो स्टूडेंट्स जो फ्लक्स आ गया टोटल फ्लक्स फाई ई, और जो चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू से आ जाएगा, उसी तरह से 1/ε0 टाइम्स नीचे आ गया, क्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया फाई ई इक्वल्स टू क्यू/ε0।
ये है हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन 1। अब हमने क्या पुट करना है, अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसमें से Q की वैल्यू निकाल के यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। अब ऊपर हमने देखा कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसके लिए चार्ज डेंसिटी प्लस की साथ है प्लस सिग्मा, और नेगेटिव जो प्लेट है उसके लिए चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो कौन सी डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस के जो साइंस हैं वो तो चार्जेस को इंडिकेट कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों प्लेट्स में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स को आपने बराबर चार्ज दे रखा है। जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट के ऊपर मौजूद है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट के ऊपर मौजूद है। और दूसरी बात के दोनों जो प्लेट्स हैं उनका जो एरिया है वो भी सेम है, तो दोनों के लिए जब चार्ज बराबर है, दोनों प्लेट्स के लिए जब एरिया बराबर है, तो स्टूडेंट्स फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी दोनों के लिए सेम रहेगा। इसलिए अब आपने परेशान नहीं होना कि प्लस वाला सिग्मा लें या माइनस वाला, आप जनरल सिग्मा लेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उससे हमने क्यू सेपरेट कर लेना है। ये लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका कि किस तरह से ये फार्मूला बनता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओवर ए, यहाँ से ए सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए आ जाएगा। अब इस क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट कर दें तो क्यू हट के उसकी जगह सिग्मा ए आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 से हमें टोटल फ्लक्स मिल रहा है, ये फार्मूले से हमने निकाला। अब की बार हम यानी नेक्स्ट हम जो गाइयन सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों फ्लक्सेस को कंपेयर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, जो गाइयन सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले हम हेडिंग दे लेते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड, उनसे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें थीटा चाहिए बच्चे, एंगल चाहिए। डायग्राम में जाकर देखते हैं कि एंगल कौन सा बनता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और जो ये साइड्स हैं लेफ़्ट और राइट, यहाँ पे इन साइड का एरिया निकालें तो एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू साइड। तो ये जो साइड है इसका एरिया इस तरफ होगा, वेक्टर एरिया ए, और जो ई है उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट डाउनवर्ड है। अगर आप एंगल निकालें तो साफ पता चलता है जो ए और ई में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसी तरह दूसरी जो साइड है लेफ़्ट साइड, उसके लिए भी आप एरिया ए देखें तो स्टूडेंट्स वो लेफ़्ट साइड जो सरफेस है उसके 90 डिग्री पे टुवर्ड्स लेफ़्ट होगा। और आप फिर नोट करो कि जो ई है वो डाउनवर्ड है, तो ई और ए में यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स एंगल हमें मिल रहा है वो 90 डिग्री का मिल रहा है। तो उसका मतलब है साइडों के लिए जो साइड्स हैं लेफ़्ट और राइट हैंड साइड्स ऑफ द बॉक्सेस, वहाँ ए और वेक्टर ई के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का मौजूद है। यही एंगल वाली बात हम फिर एडिंग के नीचे लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यानी ई और जो वेक्टर एरिया ए है साइड्स का, वो आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फ्लक्स 90 डिग्री का एंगल बने तो ज़ीरो होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फ्लक्स ई स्मॉल ई के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इक्वल होगा ई ए कॉस थीटा के, थीटा 90 डिग्री है साइड्स के लिए, और 90 का कॉस फाइंड करें तो कॉस 90 ज़ीरो, और ई ए ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो, यानी दोनों साइडें लेफ़्ट साइड बॉक्स की राइट हैंड साइड, राइट साइड जो बॉक्स की दोनों से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस केस में निकला है ज़ीरो। अब दो और साइड्स बच गई हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। तो स्टूडेंट्स जो अपर सरफेस है बॉक्स की उसमें से अगर फ्लक्स निकालें तो वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि अपर सरफेस जो है वो कंडक्टर में मौजूद है, उस जो मेटल शीट है उसमें मौजूद है। मेटल शीट में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, वो कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो वहाँ फ्लक्स भी नहीं है। तो देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट,
अपर जो मेटल प्लेट हो या नीचे वाली मेटल प्लेट हो, मेटल प्लेट के अंदर तो कोई फील्ड नहीं होता। प्रीवियस टॉपिक्स में ये चीज़ हम सीख चुके हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में बच्चों देख सकते हो। ये ऊपर वाली जो सरफेस है, इसकी टॉप की सरफेस है, वो इस मेटल प्लेट के जो पॉजिटिव मेटल प्लेट है, अपर शीट है, मेटल शीट है, उसके अंदर मौजूद है। तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर ज़ीरो होगा अपर सरफेस से। फिर एक सरफेस बच गई है और वो है लोअर सरफेस, बॉटम वाली सरफेस। तो फिर फ्लक्स थ्रू लोअर सरफेस यहाँ निकलेगा। अगर आप एंगल देखें स्टूडेंट्स लोअर सरफेस का, पहले मैं इसको सारी चीज़ों को इरेज कर लूँ ताकि साफ नज़र आ सके। जो लोअर सरफेस है स्टूडेंट्स, उसके लिए एरिया ए जो है, वेक्टर ए, वो डाउनवर्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या ई है, वो भी स्टूडेंट डाउनवर्ड है। इसका मतलब है ए भी डाउनवर्ड, ई भी डाउनवर्ड, दोनों हुए पैरेलल। तो फिर थीटा क्या निकला, 0 डिग्री का, और जहाँ 0 डिग्री हो वहाँ फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स ई, यहाँ पे भी हम वही रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, इक्वल्स ई कॉस थीटा। थीटा हुआ स्टूडेंट्स 0 डिग्री, क्योंकि ई और ए पैरेलल हैं, 0 डिग्री है। तो कॉस 0 हुआ 1 और फ्लक्स निकला ई ए। अब ये जो लेफ़्ट और राइट की साइड्स थी, अपर सरफेस थी, लोअर सरफेस थी, 4 साइड्स थी। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम चारों साइडों का जो फ्लक्स है वो ऐड कर लेंगे। तो टोटल फ्लक्स फिर दो राइट साइड का, लेफ़्ट साइड का, दोनों साइड्स का फ्लक्स 0 निकला। अपर सरफेस का भी फ्लक्स 0, लेकिन लोअर सरफेस का फ्लक्स ई ए निकला था, तो वो आ गया, और 0 फिर ऐड होके कोई सिग्निफिकेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो गाइजन सरफेस से फ्लक्स निकला, फाई ई इक्वल्स टू ई ए, ये इक्वेशन 3 हो गई। ऊपर फार्मूले से भी हमने इक्वेशन 2 बना रखी है जिसमें टोटल फ्लक्स मौजूद है। मैं आपको दिखा दूँ, यकीनन आपको इस वक्त तक याद रह जाना चाहिए। ये इक्वेशन 2 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ से टोटल फ्लक्स आप देखो तो ये सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो राइट हैंड साइड्स को स्टूडेंट्स इक्वल कर लीजिए। ये इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड आ गई और ये इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड आ गई। ए दोनों तरफ न्यूमिनेटर में मौजूद है, कैंसिल हो गया। ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का, दो पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हमारे पास आ गई। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई के ऊपर वेक्टर एरो आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा आर कैप। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन, ये जो वेक्टर फॉर्म वाली ले लें या मैग्नीट्यूड वाली ले लें, दोनों ही इक्वेशंस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती हैं आपको। तो इन इक्वेशन से आपको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में वो कितना होगा। और साथ आपको ये भी पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में ये यूनिफॉर्म है, ये पहले भी हम पढ़ चुके। परपेंडिकुलर टू प्लेट्स है, इंट्रो में भी देखा, पहले भी पढ़ चुके। और ये इंडिपेंडेंट है प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उससे, ये बात भी हम जानते हैं। और ये बात आपको फार्मूले में भी नज़र आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ये डिटरमिन कर रहा है सिग्मा के ऊपर, और जो मीडियम है दो प्लेट्स के दरमियान में उसके ऊपर, दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो स्टूडेंट्स तीसरी एप्लीकेशन गाजस लॉ की। तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों एप्लीकेशंस में हमने देखा कि किस तरह से गाजस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशंस ऑफ गाजस लॉ मुकम्मल हुई। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।